दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, हर 498 के केस में रिश्तेदारों को फंसाना गलत बात है। पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के उन्हें आरोपी बना देती है। लेकिन जब कोर्ट पत्नी से पूछती है कि अत्याचार कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो पत्नी के पास कोई भी जवाब नहीं होता और केस वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या महज पति का रिश्तेदार होना ही एक कसूर है जिसके लिए आपको 498 के केस में फंसाया जा सकता है? क्या ननद, देवर या दूर के रिश्तेदार जो पति पत्नी के साथ नहीं रहते हैं उन पर बिना किसी ठोस आरोप के मुकदमा चलाया जा सकता है? और अगर पत्नी देश से बाहर रह रही है फिर भी क्या वो भारत में 498 का केस कर सकती है और चला सकती है, जहां पर पत्नी पति और उसके पूरे परिवार को 498 के मामले में घसीट ले? तो क्या ये पति और उसके परिवार वालों पर न्याय होगा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें पति के साथ साथ पति के माता पिता, पति की बहन, उसके पति और उसके ससुर पर भी दहेज और मानसिक अत्याचार के आरोप लगाए गए। लेकिन दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पत्नी के इतने हल्के आरोप पर किसी को ट्रायल में घसीटा नहीं जा सकता। ये उनके लिए न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 498A पत्नी के हाथों में हथियार बनता जा रहा है जिसे वो बदले की भावना से इस्तेमाल करती है। और सबसे ज़रूरी ये कहा कि अगर पति के परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कैसे उन्हें बचाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में पति पत्नी की शादी 2014 में होती है। शादी के लगभग 5 महीने बाद ही पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है और बार बार बुलाने के बावजूद पत्नी बार बार ससुराल छोड़कर जाती रहती है। इसके बाद पति ने 2015 में पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया। दोस्तों, पति के केस के काउंटर ब्लास्ट में पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। क्योंकि दोनों केसेस अभी नए थे, ताज़ा थे, तो ऐसे में पति पत्नी का मीडिएशन करवाया गया, उन्हें समझाने की कोशिश की गई और पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया। दोस्तों, समझौते के तहत दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और अपने अपने केसेस वापस ले लिए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी पति और उसके परिवार वालों को बिना बताए घर छोड़कर यूएस से चली जाती है और इस बारी पति मन बना लेता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। ऐसे में पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है, जो कि जून 2016 में फाइल किया गया। दोस्तों, पत्नी ने पति के डाइवोर्स केस के काउंटर ब्लास्ट में दोबारा से एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी, जिसमें पत्नी ने पति के साथ साथ पति के 5 और फैमिली मेंबर्स को आरोपी बना दिया। दोस्तों, इसके बाद हाई कोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई, जिसमें पत्नी की ननद, उसके पति और उसके ससुर के द्वारा ये कहना था कि उन तीनों का पति पत्नी के डिस्प्यूट से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि वो तीनों पति की फैमिली मेंबर्स तक नहीं है, क्योंकि ननद की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी और वो अपने पति और उसके परिवार वालों के साथ हैदराबाद में हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने ननद और उसके परिवार वालों की कोई भी बात नहीं सुनी और उनकी क्वैशिंग पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि वो तीनों निर्दोष हैं या नहीं, ये ट्रायल के बाद ही पता लगेगा। यानी कि पति की बहन, जो कि ऑलरेडी मैरिड थी और जो अपने परिवार के साथ अलग रह रही थी, उसे भी पत्नी ने 498 के केस में फंसा दिया और अब उन्हें भी ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद तीनों के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को बड़ी डिटेल में पढ़ा। पत्नी ने आरोप लगाया था
कि ससुराल वालों ने शादी के बाद भी पत्नी से 5 लाख की दहेज की मांग की थी। ननद, जिसको 498 में आरोपी बनाया गया था, उस पर आरोप था कि वो ये कहती थी कि अगर मेरे भाई की शादी कहीं और हुई होती तो हमें 10 करोड़ का दहेज मिलता। यानी कि एक तरह से ननद पत्नी को दहेज के लिए टॉन्ट करती थी, उसको हरास करती थी, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। पत्नी का ये भी आरोप था कि ननद उसके पति और उसके ससुर की पॉलिटिकल अप्रोच थी, जिस करके वो पत्नी पर गलत प्रेशर बना रहे थे कि ये तीनों हैदराबाद में ज़रूर रहते थे, लेकिन जब भी वो पति पत्नी के घर आते थे तो वो पति को और सास ससुर को पत्नी से दहेज लेने के लिए और उकसाती थी और इंस्टिगेट करती थी। यानी कि पत्नी ने ननद और उसके परिवार वालों पर जो भी आरोप लगाए थे वो फिजिकल क्रूअल्टी के तो नहीं थे, लेकिन मेंटल क्रूअल्टी के, हरासमेंट के, टॉर्चर के, मेंटल टॉर्चर के थे, जिस करके पत्नी ने उन्हें भी 498 में आरोपी बना दिया था। दोस्तों, यहाँ तक पत्नी की बात सुनकर लगता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए वो सही थे। पत्नी ने अपने ऊपर हुए जो भी अत्याचार थे वो बताए, किस तरह से ननद या उसके परिवार वाले पति या उसके परिवार वालों से मिले हुए थे, उन्हें दहेज के लिए उकसाते थे, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लगता है। लेकिन दोस्तों, कानून किसी की फीलिंग के बेसिस पर काम नहीं करता। कानून को चाहिए तो सबूत और गवाह। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी गुंटूर में अपने ससुराल में रहती थी, जबकि पति के रिश्तेदार, जिसमें कि पति की बहन, उसके पति और उसके ससुर थे, वो हैदराबाद में अपने अपने परिवार में जीवन बिता रहे थे। और आज की डेट में जो पत्नी है जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका में सेटल हो चुकी है। लेकिन फिर भी अपनी शिकायत में कहा कि मेरी ननद, उसके पति और ननद के ससुर ये सभी मुझे दहेज के लिए तंग करते थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहाँ हैदराबाद, कहाँ गुंटूर और कहाँ अमेरिका। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनमें ना तो कोई तारीख मेंशन है, ना ही कोई समय है, किसी भी घटना का, किसी भी इंसिडेंट का कोई भी ठोस जिक्र नहीं किया गया है। बस एक ही बात को बार बार दोहराया गया है कि वो सब उकसाते थे, ताने मारते थे, पैसे मांगते थे। और इन सब चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे एलिगेशन ओमनीबस एलिगेशन की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नाम जोड़ देना, बिना सबूत के, बिना डिटेल्स के, बिना किसी तर्क के। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि जब ना तो साथ रहते हो, ना घटना की कोई तारीख बताई गई हो, न साल हो, और जब आरोपी रिश्तेदार गुंटूर में मौजूद ही नहीं थे, यानी कि जहां पति पत्नी रहते थे वहां मौजूद ही नहीं थे, तो फिर ऐसे कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर ये चलाया जाता है तो ये अक्यूज पर्सन पर अत्याचार होगा, इनजस्टिस होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी 2 लैंडमार्क जजमेंट्स गीता मेहरोत्रा और दारा लक्ष्मी नारायण का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो निर्दोष पति और उसके परिवार वालों को सालों साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए कि अक्यूज पर्सन की अपील को अलाउ किया जाए और पत्नी की कंप्लेंट, पत्नी की एफआईआर को खारिज करने के आदेश दिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, हर 498 के केस में रिश्तेदारों को फंसाना गलत बात है। पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीज़न के उन्हें आरोपी बना देती है। लेकिन जब कोर्ट पत्नी से पूछती है कि अत्याचार कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो पत्नी के पास कोई भी जवाब नहीं होता और केस वहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।